Good morning class 5th English medium class. Today we will discuss our first weekly test solution. आज हम आपका first weekly test का solution discuss करेंगे बेटा. तो first of all we will take the subject English. हम लोग सबसे पहले English subject लेंगे. English में आपका था first question क्या था. आपको अगर आपने टेस्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो बेटा नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी. Next one is we will take the first question of EVS test. हम first question लेंगे आपका underline the proper noun. इंग्लिश के टेस्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन था underline the proper noun. Proper noun first of all we will define I will explain what is proper noun. Proper noun means when we indicate a particular person name, place name, थिंग्स नेम, एनिमल नेम, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. यानी कि जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को, मुख्य व्यक्ति को, किसी को नाम लेके कुछ कहते हैं तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन. तो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन इन दी सेंटेंसेस? फर्स्ट वन इज मैंगो इज येलो. मैंगो इज येलो. तो फ्रूट नेम इज मैंगो एंड द कलर नेम इज येलो. येलो कलर को हमने इंडिकेट किया और मैंगो को इंडिकेट किया, तो मैंगो एंड येलो बोथ आर द प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन इज ईगल्स आर फ्लाइंग. ईगल्स आर फ्लाइंग. ईगल्स बर्ड्स नेम. बर्ड्स तो बहुत सारी होती है बट हमने इंडिकेट किसको किया? ईगल्स को. सो ईगल्स इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with suitable subject. Fill in the blanks with suitable subject. What is the filling the blanks? First we will take A. Dash make honey. Dash make honey. कौन honey बनाता है? बहुत कॉमन सा फिलअप था. तो bees. Bees is the correct answer. And the B part is dash plays hockey. डैश प्लेस हॉकी. कौन हॉकी खेलता था? आप इसमें किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते थे, ही शी का नाम लिख सकते थे, दे का नाम लिख सकते थे. ठीक है. दे हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लेस में एस लगा हुआ, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसलिए इसमें यहाँ पे दे नहीं लगेगा. आपको सिंगुलर ही कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट. यानी कि कुछ वर्ड दे रखे हैं दो आपके, द अर्थ, द लॉयन. The earth and the lion. The earth and the lion, the most common sentence is related to earth. Subject is the earth was around the sun. बहुत कॉमन सा आपका मेक द सेंटेंस है, बहुत इजी से आप प्रिपेयर कर सकते थे. नेक्स्ट वन इज लॉयन. लॉयन भी बहुत इजी सा है आपका. The lion नेक्स्ट है आपका the lion caught in the net. यानी कि लॉयन ने वो नेट में या जाल में पकड़ा गया. तो ये आपका सॉल्यूशन है बेटा इंग्लिश का. अब ईवीएस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ईवीएस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फिलअप. क्या था हमारा? फिलअप. फिलअप में आपको फिल करना था, वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड था. कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगी आपकी. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट वन इज इन अ डैश सम पीपल लिव टुगेदर. कुछ लोग एक साथ रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम फैमिली बोलते हैं. तो फर्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स इज फैमिली. सेकंड इज अ फैमिली कैन बी बिग और डैश. ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आपको याद भी हो जाएगा क्या फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल. तो फर्स्ट डैश में आपका था फैमिली एंड द सेकंड डैश फिल विद स्मॉल. नेक्स्ट वी विल टेक द सेकंड क्वेश्चन ऑफ ईवीएस. राइट द नेम्स ऑफ 2 or more women who are famous for their self reliance. मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? ट्रांसलेट अगर इसको हिंदी में करें तो इसका मतलब ये था आपको 2 ऐसी वुमेन के नाम लिखने थे जो कि सेल्फ रिलायंस से आत्मनिर्भर थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब भी हम सोचते हैं तो ऐसी वुमेन का नाम हमारा आता है सबसे पहले इंदिरा गांधी का, लीडर थी वो. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉट इज कल्पना चावला. बहुत कॉमन है, ये बहुत ही इजीली सबको याद भी हो जाती है. तो आपको सिर्फ ये दोनों नाम लिख, लेकिन अगर आपने और कुछ भी लिखा है रिलेटेड टू हिस्ट्री वो भी ठीक है, उसके कोई बात है, लेकिन ये 2 कॉमन नाम थे इसलिए मैंने आपको बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू नेचुरल क्लेमिटीज. नेम टू नेचुरल क्लेमिटीज. क्लेमिटीज मीन्स प्राकृतिक आपदा, यानी जो अचानक से आ जाती है.
उसमें हमारा फ्लड है, ड्रॉट है, सुनामी है। तो हमने ड्रॉट और फ्लड लिखा है यहाँ पे। ड्रॉट मीन्स आपका सूखा और फ्लड मीन्स बाढ़। तो ये सारी आपदाएं कब आती है? अचानक ही आती है और प्राकृतिक है ये। हाँ, ये हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये क्या है? प्राकृतिक है। और आजकल जो रिसेंटली आपने देखा ही होगा क्या चल रहा है, कोविड-19। तो ये भी एक तरह का प्राकृतिक कैलेमिटीज है जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ओकेजन्स फैमिली मेंबर्स मीट। इन विच ओकेजन्स फैमिली मेंबर्स मीट, यानी कि किन अवसरों पे फैमिली मेंबर्स मिलते हैं। देखिए, इन प्रेजेंट टाइम वी विल लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। आजकल हम लोग क्या करें? न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? उनके बच्चे और पेरेंट्स रहते हैं। तो पेरेंट्स तो यही तो रहती है। जब क्या होता है, बाकी रिलेटिव्स कब मिलते हैं? जब हम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें कॉमन आपके दो ओकेजन अगर हम दें तो नॉर्मल सा एक ओकेजन है आपका बर्थडे और एक है मुंडा सेरेमनी, मैरिज है, फेस्टिवल्स है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो लिख देने थे। अगर आप ज्यादा लिखें तो भी कोई बात नहीं है। So class 5th English medium, I hope I will discuss all parts of EVS English. Thank you class so much. आज हम मैथ्स के आपका फर्स्ट यूनिट कैसे हुआ था ना, उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। अगर आपने कुछ भी गलती की इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था डिवाइड, ठीक है। आपसे आपको कौन सा डिवाइड करना है बताऊंगी। वैसे तो अधिकतर बच्चों ने सम सही किए थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किए थे। वो जरा ध्यान से देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे 5 लिखा है और हमने इसमें डिवाइड किया है 6,51,000, ठीक है। तो देखिए 5 को टेबल में पढ़ेंगे और जब तक 6 से ज्यादा ना जाए पढ़ेंगे। 5 5 से कितना होता है 10। तो हमने 2 10 पढ़ा था, क्या हो गया 5 से 6 से ज्यादा आ गया। इसका कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार या 1 टाइम। 5 समझा, 5 हो गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको हम। 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ पे हमने क्या कर लिया 5, ठीक है। अब देखिए 5 को टेबल में पढ़ेंगे। इस 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम्स। 5 3 सा 15, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया जैसे कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या नोट कर लिया 1। अब देखिए ये तो 5 से बड़ा है 1 से, तो अब हमने एक डिजिट नोट कर ली तो हमारा टेबल में 5 से टेबल में 1 तो आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी भी डिजिट को यहाँ पे नोट करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम एक साथ 2 डिजिट नोट करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो साइड में 0 यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो 5 में कितना होता है 10, ठीक। ये भी 0 हो गया। अब हमने यहाँ पे 0 डाला, ये 0 बच रहा था यहाँ पे, इसलिए 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया 1,30,20, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में 5,126 को किससे डिवाइड करना है? 2 से। 2 को टेबल पढ़ेंगे तो 5 से ज्यादा आएगा तो रुक जाएगी। 2 1 2 2 2 4 2 3 का कितना होता है? 2 3 6। देखिए 5 से ज्यादा आ गया ना, इसलिए 2 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ से हमने क्या नोट कर लिया 1, ठीक है। 2 के टेबल में 11 से आता है, 2 6 में कितना होता है 12। 6 टाइम्स पढ़ा तो ज्यादा हो गया 11 से, इसलिए कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 5 टाइम्स। 2 5 सा 10, यहाँ पे नोट किया 1, यहाँ से क्या नोट किया 2, ठीक है। 2 के टेबल में 12 की टाइम्स में आता है 6 टाइम्स में आता है। 2 6 सा 12, हमने यहाँ से नोट किया बेटा 6 और 2 3 से कितना हो गया 6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 563, ठीक है। देख लीजिए भाई। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? राइट इन वर्ड्स, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए होंगे, उसको आपको किसमें लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। जैसे पहला आपका यहाँ पे लिखा है 3 2 9 5, ठीक है। अब इसको काउंट करके कैसे लिखते हैं? 1 10 100 1000। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3,000 290
314 314, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। आपको क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बतानी है। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है? जिस डिजिट के नीचे क्या होगा? अंडरलाइन होगा, ठीक है। अंडरलाइन डिजिट का आपको क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जो नंबर्स दिया होता है उन नंबर्स में हम हर एक डिजिट के ऊपर उसका प्लेस लिखते हैं। इसकी प्लेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या? प्लेस वैल्यू करना है आपको। प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट की। फर्स्ट पे रखा है आपका 7 5 8 1 6, ठीक। और अंडरलाइन कौन से डिजिट के नीचे है? 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर एक डिजिट का प्लेस लिखेंगे। 6 की प्लेस क्या है? 1s 10s 100 1000 एंड 7 का क्या है? 10,000, ठीक है। तो 5 के नीचे अंडरलाइन है। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है ना? 1000। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5000, ठीक। इसी का सेकंड पार्ट है आपका 3 6 7 4 1 7। और इसके नीचे किसके नीचे अंडरलाइन करेगा? आपको 6 के नीचे अंडरलाइन। सबसे पहले तो प्लेस लिखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 और 3 के ऊपर लाख, ठीक। तो 6 की प्लेस है, 6 का प्लेस जो है वो है आपका 10,000, यानी कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60,000। ओके क्लास। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 3, 2, 1, 8। देखिए बहुत ही इजी है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और 3 के बाद जितने डिजिट होते हैं क्या बना देंगे? यहाँ पे 0 1 2 3, फिर 0 लगेंगे यहाँ पे 3, फिर प्लस का साइन 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो 2 0 प्लस का साइन 1 1 के बाद सिंगल डिजिट बची और लास्ट में आपका 8 है सिंगल, यानी कि 8 आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 5 6 4 9 3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 5 के बाद कितने 0 लगाएंगे? डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 4 1 2 9 के बाद 1 0 एंड लास्ट में 3 आपका सिंगल, ठीक है। 3 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए 3 आपका क्या? सिंगल है, ओके। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े डिजिट या ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग का मतलब होता है। और असेंडिंग मींस होता है छोटे से बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट डिजिट से लार्जेस्ट डिजिट की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज मत हुआ करिए। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट डिजिट से स्मॉलेस्ट डिजिट की तरफ आगे की तरफ बढ़ना। इसमें लिखना है आपको राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। पहला आपको दे रखा है इसमें 76,263 75,543 73,253 एंड लास्ट में 57,523। तो इसमें बताइए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? इसमें 76,263, ठीक है।
देखिए मैथ्स के सॉल्यूशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी। ठीक, हिंदी में आपका पहला प्रश्न है व्याकरण की परिभाषा लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो व्याकरण से क्या पता चलता है? व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, है ना, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? व्याकरण का शास्त्र है। अब देखिए हिंदी का सॉल्यूशन करवा रही हूं आपको। इसमें पहला जो प्रश्न है आपका क्या है? व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिखना था आपको व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न जो था भाषा कितने प्रकार की होती है, इनके नाम भी लिखिए। देखिए वैसे तो भाषा जो है 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा क्या है? सांकेतिक भाषा। लेकिन आपके बुक में आपको 2 ही प्रकार बताए हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। तो भाषा के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए, पहला मौखिक और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? लिखित। ठीक, इसके बाद प्रश्न 3 है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे बोली। क्या लिखना है आपको? बोली। यानी कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक, फिर प्रश्न 4 का आपका अध्यापक का ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को पढ़ाना भाषा का कौन सा रूप है? अभी देखिए ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर आपको पढ़ा इतना समझा रही हूँ कि भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। सॉरी यहाँ पर तो लिखिएगा कौन सा रूप है ब्लैक बोर्ड पे लिखना? लिखित। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? लिखित रूप है। फिर आपका आखिरी प्रश्न है रिया की माँ स्कूल जा रहा है। रिया की माँ क्या है? माँ जो है स्त्री है ना, स्त्री के साथ कैसे लिखेंगे? आपने क्या लिखा है? रिया की माँ स्कूल जा रहा है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर 5 लिखेंगे रिया की माँ स्कूल जा रही है। ठीक है, और यही इसी को बेटा क्या बोलते हैं? व्याकरण। देखिए इसी के व्याकरण के माध्यम से अपनी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किया ना, तो इसी क्या बोलते हैं? व्याकरण। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा इससे। रिया की माँ स्कूल जा रही है। बाकी आपको मैम ने इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन दे दिया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।